हेलो एंड वेलकम टू ऐवान से अवाम तक। मेरा नाम फ़र्रुख पताफ़ी है। नाजरीन, सियासत की बातें तो आप रोज़ सुनते होंगे। आज ज़रा काम की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ज़रात के बारे में कहा जाता है कि ज़रात पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और अगर आपको याद हो तो एक ज़माना था जब पाकिस्तान की इकानमी को एग्री इकानमी कहा जाता था, लेकिन उस वक़्त से अभी तक ये कई सालों में हुआ है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी की ग्रोथ है या जीडीपी है, उसके अंदर इसका हिस्सा या कंट्रीब्यूशन वो घटते घटते 19% तक रह गया। ये मैं पिछले इकनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ, पिछले साल की। इस साल का इकनॉमिक सर्वे हमें बताएगा कि हालात क्या है। फिर हमने बहुत सारी बातें ये भी सुनी कि फ़लाँ चीज़ को इम्पोर्ट किया जा रहा है और फ़लाँ चीज़ को इम्पोर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अच्छी खबर हमारे सामने आई है, और वो ये है कि पाकिस्तान ने वाफिर मकदार में रिकॉर्ड लेवल पे पाकिस्तान के अंदर जो वीट है, गंदम है, उसकी पैदावार हुई है। ये रिकॉर्ड क्वांटिटी है। उसकी भी बात करेंगे आज के दिन। और एग्रीकल्चर की जो ओवरऑल पॉलिसी है उसके बारे में भी हम ख़ास तौर पे अहाता करने की कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा, माजी के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स का प्रॉमिस पिछली गवर्नमेंट्स करती रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत अक्सर बल्कि अक्सर ऐसा होता रह गया कि कहीं ना कहीं जाके मसला फंस गया, ख़राब हो गया। अब हमने देखा है कि किसान कार्ड भी लॉन्च कर दिया गया है। पंजाब ने 95% गंदम के अपना जो वो थे टारगेट्स थे कलेक्शन के, वो भी अचीव कर लिए हैं। और उसकी वजह ये है कि सपोर्ट प्राइस जो है पिछले साल बहुत अच्छी रखी गई थी, और उसकी वजह से अभी तक जो है जो आउटपुट है, यील्ड है, वो बहुत ज़्यादा हुई है। और इस साल भी 1800 रुपये रख दी गई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि व्हाट आर द बॉटल नेक्स्ट, कौन कौन से मसाइल हैं, किन किन चीज़ों को हल करने की ज़रूरत है, और क्या क्या मुमकिन है पाकिस्तान में। हम ये सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे पंजाब के जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी, उन्होंने आज मीडिया के साथ इंटरेक्ट किया था। पहले आप उनकी बात सुन लीजिए, उनका ये वीडियो क्लिप है, उसके बाद आता हो। और ये खसूसी बातचीत है, पीटीवी के साथ है। तो पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं पैनल का तारुफ कराता हूँ और हम डिस्कशन को शुरू करेंगे। जी। ज़राअत का पाकिस्तान की मैशियत में बड़ा अहम और कलीदी किरदार है, और इस दफ़ा ज़राअत के मैदान से बहुत अच्छी खबरें हैं। और ख़ास तौर पर जो गंदम थी उसकी बम्पर क्रॉप जो है इस दफ़ा हासिल हुई है। हमारे साथ सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जानिया मौजूद हैं। जानिया साहब का ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है, ख़ुद भी वो काश्तकार भी हैं और काश्तकारों के मसाइल को, आम काश्तकार के ख़ास तौर पर मसाइल को बहुत करीब से जानते हैं, उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि इस दफ़ा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की वजह से एक रिकॉर्ड बम्पर प्राइस हासिल हुई है, और जो ज़राअत की जो माशी इस्तकामत है उसमें 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। इस वाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की मेहरबानी से इस साल ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। और जैसे आपने बताया कि 1100 अरब रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले से ज़्यादा गया है। और इसका एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा जाने का मकसद ये है कि हम गुर्बत में डायरेक्टली कमी वाक़ हो, क्योंकि आप जानते हैं कि गुर्बत जो है ज़्यादातर रूरल एरिया में है। और जो एब्सोलूट पावर्टी जिसे हम कहते हैं वो हमेशा रूरल एरिया में होती है। तो उसमें हम अब इसमें इजाफ़ा होगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत की इस वक्त तरजीह में ज़राअत शामिल हुई है, तो इससे अब मज़ीद आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होंगे और इससे काश्तकार खुशहाल होगा। हमारी जो वो 45% लेबर फोर्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में है, वो खुशहाल होगी और ज़राअत में बेहतरी आएगी और मुल्क भी बेहतर खुशहाल होगा। अच्छा जानी साहब, हमें ये बताइएगा कि ज़राअत पिछले अदवार के अंदर जो है काफ़ी ज़बू हाली का शिकार रही, और ख़ास तौर पर जो आम काश्तकार जो था वो भी माशी तंगदस्ती का शिकार रहा। उसकी क्या वजूहत थी कि पिछले अदवार में जो है वो क्यों नहीं स्टेबल हो सकी, जो ज़राअत की जो ख़ास तौर पर ज़राअत का शोबा जो है? ये डिपेंड करता है हुकूमत की तरजीहात पे, क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तरजीह में ज़राअत शामिल है। माजी में जितनी भी हुकूमतें रही हैं, मैं माजी में मेरा जो 30 साल पॉलिटिकल कैरियर है, मैं देखता रहा हूँ कि कहने को तो कह दिया जाता था कि ज़राअत हमारी तरजीहात का हिस्सा है, लेकिन ज़राअत को सही माने में तरजीह नहीं समझा जाता था। इसी वजह से ज़राअत ज़बूहाली का शिकार था।
एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये हमेशा इसको हम तो मैंने तो एज एग्रीकल्चर एक्टिविस्ट भी काम करता रहा हूँ। कोशिश रही है कि एग्रीकल्चर तंजीमों का भी मैं हिस्सा रहा हूँ, तो हमारी कोशिश रही है कि एग्रीकल्चर और किसान की बेहतरी हो। तो इसलिए हम तो हमेशा इसके लिए मुतालबे करते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा पहला चांस है कि हुकूमत हमारी बात सुन रही है, हमारी बात मान रही है, और इसका नतीजा अल्टीमेटली मुल्क में खुशहाली होगा। अच्छा जानी साहब, ये भी हमें बताइएगा हमारे नाजरीन के लिए ख़ास तौर पर कि ज़राअत की शोबे में बेहतरी के लिए क्या नई जदीद असलाहत पर काम किया जा रहा है और हुकूमत ने कौन कौन से नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इसके लिए? आपने बड़ा अहम सवाल किया। ज़राअत को शोबे को जो ट्रांसफार्म करने के लिए हमने पहला कदम उठाया है ना, वो है बीज को सही करना। बीज इंडस्ट्री हमारे मुल्क में सही माने में डेवलप ही नहीं हुई थी माजी में। हम चाह रहे हैं कि सीड इंडस्ट्री डेवलप हो। जो ब्रीडर्स थे जो नई अक़साम निकालते थे, उनको सही मुआवजा नहीं मिलता था, इसलिए वो कई दफ़ा वैरायटीज़ ब्लैक में निकाल देते थे बीज, और वो बीज का सही सिस्टम नहीं था। हमने बीज के सिस्टम को सही करने के लिए पहला काम तो ये किया है कि अब ब्रीडर्स को रॉयल्टी मिलेगी, जो भी उनकी वैरायटी रजिस्टर होगी उसकी रॉयल्टी उनको मिलेगी। दूसरा हमने ये इक़दाम किया है कि काश्तकार को जो भी सीड मिले उसकी ट्रेसेबिलिटी हो। काश्तकार अगर एक थैला बीज का लेता है तो वो एक थैला बीज में एक टोकन ऐसा होगा जिस पे उसका कोड होगा, और वो कोड से वो मालूम कर सकेगा कि उसके पास जो बीज है वो कौन सी वैरायटी है, उसमें जर्मिनेशन कितने परसेंट है, कि इसकी जो प्योरिटी है वो कितने परसेंट है, और ये वैरायटी किसकी प्रोडक्शन है, किसने इसको प्रोड्यूस किया था और कहाँ। ये पहला स्टेप है सीड का। दूसरा स्टेप है मैकेनाइजेशन का, क्योंकि हमारे यहाँ साल से हम देख रहे हैं कि हमने ट्रैक्टर को मैकेनाइजेशन समझ लिया। ट्रैक्टर एक सोर्स ऑफ पावर है। हमारी जो मशीनरी जिसको ट्रैक्टर ने की मदद से हमने चलाना होता है, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, और अब हम मशीनरी पे तवज्जो दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो सोइंग की मशीनरी है और हार्वेस्टिंग की मशीनरी है, क्योंकि इस वक्त दुनिया प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर चुकी है, और ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर जब तक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी ना हो उसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। तो इस मशीनरी पे हमारी तवज्जो है। तीसरी बात, हम जो वो पानी एक अहम जुज़ है। हम काश्तकार को वो बर वक्त पानी मुहैया करने के लिए हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट पे काश्तकारों को दे रहे हैं, ताकि पानी की बचत हो सके और सही मानों में पानी फसलों को इस्तेमाल किया जा सके। जो हम खेतों में ऐसे ही फ्लड कर देते हैं, वो उसमें से ज़्यादातर पानी की मिक़दार जो है वो ज़ाया हो जाती है, वो फसलों की ग्रोथ के काम नहीं आती। तो अब प्रिसीजन जब हम हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स जैसे जैसे लगेंगे, तो उससे वो पानी की यूटिलाइजेशन जो है वो भी बेहतर हो सकेगी, और उससे पैदावार में इजाफ़ा हो सकेगा। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सर्विसेज को हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने किसान कार्ड दिया है फार्मर को, ताकि फार्मर को एक तो मुख्तलिफ दफ्तरों के और मुख्तलिफ बैंकों के धक्के ना खाने पड़े, और उसको वो कार्ड उसका बैंक उसकी जेब में हो, और साथ साथ हम सर्विस डिलीवरी को इस तरह इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन सिस्टम जो है, जो हमारी एक्सटेंशन फोर्स है, जिसने किसान को बताना होता है कि कौन सी फसल लगानी है और किस तरह से लगानी है और इसकी उगाई के लिए क्या मेहनत करनी है, उसको हम रीवैम्प कर रहे हैं, और उसमें हमने एक नया मॉडल लेके आ रहे हैं ताकि किसान की रहनुमाई प्रॉपर तरीके से हो सके, ताकि वो बेहतर फसल हासिल कर सके।
यानी सब आपका ताल्लुक खुद, आप चूँकि एक मारूफ काश्तकार भी हैं और आम काश्तकार को बहुत करीब से जानते हैं, उनके मसाइल को बखूबी समझते हैं। ये बताएं कि जो गंदम की इस दफ़ा रिकॉर्ड पैदावार जो हुई है, उसके समरात एक आम किसान तक किस तरह से पहुंच सकेंगे? देखिए उसके समरात पहली बात तो यह है, जब यील्ड बेहतर होगी तो उससे उसका रिजल्ट मुआवजा बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि गंदम की कीमत में इजाफा हुआ है। एक तो गंदम की कीमत के में इजाफे से काश्तकार को इजाफी पैसा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यील्ड जो बेहतर होती है तो उससे आप जो खर्चा है, खर्चा तो एक लेवल पे हो जाता है और वो खर्चा किसान ने करना ही होता है, उसी पैदावार से पूरा करना होता है। और उसके बाद जो इजाफा यील्ड में होता है वो नेट प्रॉफिट में हो जाता है, इसलिए किसान को उसका फ़ायदा होता है। आप बात सुन रहे थे वज़ीर ज़राअत पंजाब की खसूसी बातचीत जो उन्होंने की हमारे नुमाइंदे से मुल्तान में। अब हम डिस्कशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं एक बात जब उनकी बात सुन रहा था तो सोच रहा था, और वो ये है कि हमारे यहाँ प्राइम टाइम में कितने और चैनल ज़राअत को कोई टाइम भी देंगे आज के दिन। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये मसाइल जो कि जिनका ताल्लुक आपके अपने किचन से है, जिसका ताल्लुक आपके दस्तरखान से और आपकी ज़िंदगी से है, इनका अहाता करना भी बहुत ज़रूरी है। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, मेरे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं आबिद कयूम सल्लैरी साहब, जो कि वज़ीर आज़म साहब के इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और कौमी राब्ता कमेटी बराए ज़राअत के रुकन हैं और डायरेक्टर हैं SDPI के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। दूसरा हमें ज्वाइन करते हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन फूड सिक्योरिटी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। हमें जो तीसरे मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि इस वक्त वो हमारे साथ हैं या नहीं है, लेकिन टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। मुझे बताया जा रहा है डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब, जो चेयरमैन हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो है वो मैं चीमा साहब से बात को शुरू करना चाहता हूँ। चीमा साहब, इस वक्त जो है हमने एग्रीकल्चर की के अंदर ये एक डेवलपमेंट देखी है कि वीट हमारे मुल्क के अंदर उसका 2 करोड़ मेट्रिक टन जो है पैदावार हुई है, लेकिन क्या सिर्फ यहाँ तक ही बात रुकेगी या हमें फूड सिक्योर होने के लिए मज़ीद काम करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फूड सिक्योरिटी इज़ ए मतलब आपके लिए बड़ा कम्प्रीहेंसिव और बड़ा आप कह रहे हैं फील्ड है। तो उसमें मतलब शुरू होती है बात के मीठे पानी से। मीठे पानी के आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो प्लान है बेसिकली ये शुरू होता है मीठे पानी से, शुरू होता है रिसर्च से, और ये जाता है आप कह लें मतलब चीज़ जो फाइनल टेबल पे कुक होके पहुंचती है वहाँ पे मतलब आपके लिए फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो रेसिपी है, जो डिश है, जो फूड प्रोसेसिंग होके फाइनल प्रोडक्ट तक। पहली बार ज़राअत में इतनी चीज़ों का अहाता किया गया है कि जिसमें फूड सिक्योरिटी बेसिकली, जैसे पुरानी ज़राअत कहा जाता था, वो ज़राअत बेसिकली आप कह लें कि ये 3 चीज़ों को कंफर्म करती है। पॉवर्टी एलिवेशन करती है, आप कह लें कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देती है, और आपकी आप कह लें कि हेल्थ या मतलब आपको फूड फ्राहम करती है। और ज़राअत का जो तीन बेसिक जो रूल्स हैं कि फूड, फीड एंड फाइबर तीनों देती है। फूड, फीड एंड फाइबर कम से कम ये देती है। हमारे यहाँ इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त तक देखें तो फूड, फीड एंड फाइबर तीनों की शॉर्टेज थी। ग्रेन पर कैपिटा थोड़े थे, कैलोरीज थोड़ी थी। फीड हमारे पास जो डिमांड है कुछ 40 मिलियन टन की, उसकी बजाय 12-13 मिलियन टन पैदा हो रही है। फाइबर थोड़ा है। जो मैं समझता हूँ पिछली गवर्नमेंट्स का आप कह लें कि जो क्लेम करती हैं या प्राइड लेती हैं कि हमारे दौर में बड़ी अच्छी आप कह लें ज़राअत जा रही थी, वो बिल्कुल गलत है। बेसिकली वो तीनों देने में नाकाम रही हैं। इस वक्त जो आप कह लें कि शुरू हुआ है काम, हुसैन जहानिया गर्दी से बात कर रहे थे, सीड की बात उन्होंने डिटेल से कर ली, लिहाजा उससे मैं रिपीट नहीं करता। जो पानी की बात मैंने कर लिया। अगली जो बात है कि इस वक्त जो गंदम पैदा हुई है,
गंदम आप कह लें कि जो ऑलमोस्ट हम जो तवक्को कर रहे हैं प्लस माइनस फाइनल फिगर होगी, इट्स विल बी अबव $28 मिलियन जो मिलियन टन जो रिकॉर्ड है। लेकिन सिर्फ बात यहाँ तक नहीं है, इस साल आलू भी रिकॉर्ड पैदा हुआ है, इस साल मकई भी रिकॉर्ड पैदा हुई है, इस साल आप कह लें कि आपके यहाँ जो मूंगी और सेसी मन वो भी रिकॉर्ड पैदा हुआ है। आप कह लें सेकंड हाईएस्ट चीनी पैदा हुई है, तारीख की सेकंड हाईएस्ट चीनी पैदा हुई है। सो बड़ी 6 फसलें, 7 में से 6 बड़ी फसलें जो हैं रिकॉर्ड पैदावार उनकी हुई है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ किसी एक क्रॉप पे नहीं है, ओवरऑल फूड पे, ओवरऑल इकोनॉमी में है। सो अगली बात हम इससे देखें तो फिर उसमें आप देखें कि जो ग्रोथ का एक पैटर्न है पैदावार का, वो पैटर्न हमारे दौर में बहुत इंप्रूव कर गया। मसलन पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में गंदम की पैदावार 1.5 मन बढ़ी। नवाज शरीफ साहब के 5 साल दौर में जो गंदम की फी एकड़ पैदावार बढ़ी 20 किलो थी। हमारे दौर में 2 साल में गंदम की जो पैदावार बढ़ी है वो 3.25 मन बढ़ गई है सिर्फ 2 साल। राइट, ये बड़ी अच्छी खबर है चीमा साहब। अल्लाह मी टू ब्रिंग इन द अदर गेस्ट। जो ग्रोथ है उसकी आपकी इजाजत से मैं दीगर अपने मेहमानों को शामिल कर लूँ, उसके बाद फिर आता हूँ और मज़ीद इन डिटेल्स के का भी अहाता करते हैं। डॉक्टर सतलहरी, इस वक्त जो है आपका ख़ास तौर पे इस मामले के ऊपर काफ़ी फोकस भी है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर, ज़रा बताना पसंद करेंगे कि इस वक्त हमारे यहाँ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँची है और उसको मज़ीद कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी शुक्रिया फरूक। जैसा कि आपको चीमा साहब ने बताया कि फूड सिक्योरिटी का एक स्टेप जो है वो तो है फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, के फूड प्रोड्यूस होना। दूसरा स्टेप जो है वो है कि सोशियो इकोनॉमिक एक्सेस, कि वो जो चीज़ पैदा हो रही है वो मेरी मुआशी दस्तरस में भी वो मुझे मिलती रही हो। और तीसरा स्टेप जो है वो है उसका जुज़्व बदन बनना, जिसके लिए जो साफ पानी है वो बहुत अहमियत का आमिल है। उसकी मतलब उसकी बात कर चुके हैं कि आप अच्छे से अच्छा खाना किसी 5 स्टार होटल में खा लें, बाद में 1 गिलास गंदा पानी पी लें तो रिजल्ट जो है वो न्यूट्रिशन नहीं होगा बल्कि फूड पॉइजनिंग होगी। तो 2 चीज़ों पे तो उन्होंने बात कर दी, प्रोडक्शन पे और पीने के पानी पे। तो लेट मी ब्रिंग इन द थर्ड एस्पेक्ट। और तीसरा एस्पेक्ट जो है वो है उसकी सोशियो इकोनॉमिक अवेलेबिलिटी। हम देख रहे थे कि वीट जो है वो रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद होल्ड हो गई, उसकी कीमत में इजाफा हो गया। चीनी जो है, चीनी की रिकॉर्ड पैदावार होने के बावजूद शुगर माफिया जो है उसने उसकी कीमतों में इजाफा किया। और अगर आप हुकूमत के इक़दाम को देखें तो शुगर माफिया पे बड़ा सख्त, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा एक्शन हुआ है कि शुगर मिल्स को इस चीज़ पे अब मजबूर कर दिया गया है लॉ में अमेंडमेंट के जरिए कि वो अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो उनके जो स्टॉकिस्ट हैं, डीलर्स हैं, उनका ना तो डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखें बल्कि वो रिकॉर्ड जो है वो केंद्र मिनिस्टर तक उसको दें। इससे पहले किसी भी हुकूमती एजेंसी के पास ये रिकॉर्ड नहीं होता था कि चीनी बनने के बाद वो गायब कहाँ पे होगी, और इसीलिए इसमें बेनामी ट्रांजेक्शन होती थी। तो दूसरी चीज़ होल्डिंग को रोकने के लिए की गई वो एक फूड सिक्योरिटी डैशबोर्ड, उसका अप्रूवल है जो वज़ीर आज़म ने दी है, जो कि आपको रियल टाइम पे बताएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में खुराक की जो इजनास हैं उनकी कितनी मिकदार पड़ी है, डिमांड कितनी है और उसकी जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो कितनी हो रही है। राइट डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बनता है और वो ये है कि एक ज़माने में कहा जाता था कि पाकिस्तान की जीडीपी जो है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर एग्रीकल्चर है, अब 19% कहा जाता है। इस वक्त एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा फिर भी फार्मिंग या एग्रीकल्चर में है। अब आपके ख्याल में पोटेंशियल कितना है अगर हम वाकई अपने जो एरेबल ज़मीन है, ज़रखेज़ ज़मीन है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट कर सकें तो इकानमी का कितना फ़ीसद बन सकता है? मेरा ख्याल है 19% जो है ये भी अंडरस्टेटेड है। देखिए हमारी एक्सपोर्ट जो है उसमें कौन सी प्रोडक्ट्स है, आपके एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है वो एग्रो बेस्ड है, आपके एक्सपोर्ट लेदर गुड्स है वो एग्रो बेस्ड है, आपके एक्सपोर्ट बासमती राइस है, आपके एक्सपोर्ट कीनू है, आपके एक्सपोर्ट आम है। यानी हम कोई जो हैवी मशीनरी या केमिकल को एक्सपोर्ट कर नहीं रहे, तो जो 4-5 चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इस दफा कॉटन जो है वो चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी हीट नहीं वो आ सकती जो कि हुकूमत चाह रही थी। आप देखिए जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के जो पिछले साल के सारे ऑर्डर्स थे
अब पूरे करने के लिए आपको कॉटन यार्न इंपोर्ट करना पड़ रहा है। राइट। तो मेरा argument ये सर है आपकी इजाज़त कि से हम अपने जो तीसरे गेस्ट हैं उनको भी मैं शामिल कर लूँ। डॉक्टर अजीम, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। एक बात जो ख़ास तौर पे आपने सुनी होगी, डॉक्टर सलारी कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है उसका असर हो रहा है फसलों पे, और क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें पता है कि 8वें नंबर पे आ गए मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ में से, और हमसे जो 7 पहले ममालिक हैं वो छोटे छोटे ममालिक हैं, हमारी जितने साइज़ की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे में ये जो क्लाइमेट चेंज के रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं उनका इस्तेमाल करना, उनको बढ़ाना कितना ज़रूरी है, और क्या आपकी काउंसिल क्या रिकमेंडेशन करती है कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको कैसे यील्ड को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया सारा इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और जैसे भी जमशेद चीमा साहब ने बात की और उन्होंने बड़ा क्लियर कट क्वान्टिटेटिव में बताया कि कितनी पैदावार जो है मुख्तलिफ फसलात में इजाफा हुआ साल। तो ये मैं थोड़ी सी बात यहाँ से शुरू करती हूँ कि ये जो 3 साल पहले प्रोग्राम शुरू हुआ, 2 साल पहले के पहले इमरजेंसी प्रोग्राम, इसमें 13 प्रोजेक्ट थे। उसमें तकरीबन फसलों के हवाले से भी 3 प्रोजेक्ट हैं, एक उसके बाद गवर्नमेंट ने मंजूर किए जो दालों के हवाले। तो और ये बड़ी खुशनुमा खबर है कि इसमें एक तो तमाम सूबे शामिल हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। PRC बहुत सारे प्रोग्राम को लीड कर रही है, और ये अच्छी खबरें ये हैं कि जी रिसर्च एक्सटेंशन और डेवलपमेंट पार्टनर ने मिल के जो एफर्ट्स किए हैं उसका समर जो है सामने आना शुरू हो गया। जैसे उन्होंने बताया कि राइस की 3 मन 3.5 मन का इजाफा जो हुआ ये पिछले 2 साल की निस्बत गन्नम की पैदावार में हुआ है। इसी तरह हमारा जो टारगेट है वो गन्ने की पैदावार में 200 मन इजाफा करना है ऑन एवरेज। और इसी तरह चावल की पैदावार में जो हमारी बासमती किस्म की किसान है उनमें हमने 10 मन औसत पैदावार बढ़ानी है। और जो कोर्स हमारा राइस है मतलब चावल उसमें 20 मन। और इसमें जो आपका सवाल है सर, ये इस वक्त जो भी रिसर्च हो रही है वो उसका ज्यादातर फोकस यही है कि जो क्लाइमेट चेंज है, और इसमें 2-3 तरह के स्ट्रेसेस हैं। और इस दफा जो गंदम की पैदावार में बड़ा इजाफा होगा, इसमें बाकी वजूहत गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। तो उसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो नेक्स्ट सीड पैदा हुए थे जो कि ज्यादा क्लाइमेट रेजिलियंस ईयर में, मतलब हमारी जो नई वैरायटी पिछले 5 साल में रिलीज हुई वो तकरीबन भी 15 वैरायटी, उनका सीड ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया गया। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च के इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर, और वो फार्मर को पहुंचाया गया। और इस दफा जो था जो एनवायरनमेंट थी वो भी ऐसा कंड्यूसिव रही। इसी तरह जो हमारा एक कोऑर्डिनेशन का जो प्रोग्राम है तमाम सूबों के साथ जितने रिसर्च के इदारे हैं वो बड़ा मजबूत तरीके से चला। ट्रैवलिंग सेमिनार भी किए। डॉक्टर साहब, इतना कुछ आपने किया, लेकिन उसके बावजूद सवाल फिर ये पैदा होता है ना कि हमारे मुल्क के अंदर अभी भी बहुत जगहों पे ये है कि पानी के शॉर्टेज के बावजूद चावल और गन्ना लगा दिया जाता है जो शायद डेसिकेट करता है। कैश क्रॉप जो कॉटन है उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने कम कर दिया है। तो इन तमाम चीज़ों में क्या मैसेज आपके पास बड़ा अच्छा है, सोल्यूशन मौजूद है, इसको कम्युनिकेट करने में कोई मसला हो रहा है किसान तक सर? बेसिकली मैं अगर बताऊं कि चावल हमारा आपको पता है ऐसे इलाके में लगता है, जैसे हमारा सरगोदा का एरिया है, ये सियालकोट का एरिया, डस्का का एरिया है, किसी तरह का एरिया है। इस इलाके में मानसून की बारिशें बहुत ज्यादा होती है। ये हमारी जोनिंग है, कुदरती जोनिंग है, तो वो वजह है। दूसरी बड़ी वजह इकोनॉमिक्स भी है, मार्केट भी है, मार्केट फोर्सेस भी है, इंटरनेशनल मार्केट भी है। तो जिन चीजों में और पॉलिसी भी है गवर्नमेंट की, तो जिन चीजों की तरफ हमारी पॉलिसी और इंटरनेशनल प्राइस फेवर करेंगी और प्रोडक्शन में रिस्क कम होगा। आप मुझे अंदाजा है कि आप इशारा कर रहे हैं कॉटन की तरफ। कॉटन एक बड़ी हाईली रिस्की क्रॉप हो गई, क्योंकि हमने ओवर टाइम एनवायरमेंट ऐसी चेंजेस ऐसी आई हैं कि ये जितने भी हमारे जोन थे इन जोन में ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, और जो ड्राई वेदर प्रिवेल करता था वो कम हो गया है। जिसकी और बहुत सारी फसलें भी जो है, जो इकोनॉमिक सेक्टर है, मार्केट सेक्टर फोर्सेज है, जिसकी वजह से फार्मर ने वो क्रॉप को अडॉप्ट कर ली, जैसे शुगर केन है। तो उसकी उनको प्रॉफिटेबिलिटी भी हुई है। तो जो जहाँ रिस्क हाई होगा वहाँ पे फार्मर जो है वो फसल नहीं लगाएगा। तो हमारे लिए अब चॉइस ये है कि हमारे पास इस वक्त भी तकरीबन 3-4 मिलियन हेक्टेयर एरिया बलोचिस्तान में हमारे जो डेजर्ट्स हैं, इस वक्त गवर्नमेंट का फोकस यही है इन इलाकों को आबाद किया जाए, वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, इन क्रॉप्स को वहाँ स्पेंड किया जाए।
तो ठीक है, जैसे कि जहाँ फसलें बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। सेहतमंद ये जो बलूचिस्तान वाला आपने बताया और दीगर भी एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट है जी हमारे नुमाइंदे शिराज दुटानी साहब ने मुल्तान से बनाई है, वो देख लीजिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का ज़रूरी शोबा जो कभी ज़बूं हाली का शिकार था, आज पूरी आबोताब के साथ फ़रोग पा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही जिन शोबों की बहाली और तरक्की का बीड़ा अपने सर लिया, ज़राअत उनमें से एक है। ज़रूरी मुल्क होने की वजह से मुल्क की मुआशी तरक्की का बेशतर दारोमदार इस शोबे से वाबस्ता है। माजी में बदकिस्मती से मुल्क की मजमूई पैदावार में ज़रूरी शोबे का हिस्सा इस्तेदाद से कम रहा है। विफाकी हुकूमत ने मौसर हिकमत अमली की बदौलत 2031 तक मजमूई पैदावार में ज़रूरी पैदावार के तनासुब को 49 अरब डॉलर से बढ़ाकर 74 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। हुकूमत की जानिब से गंदम की फी मन इमदादी कीमत 1400 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये मुकर्रर करना इसी सिलसिले की कड़ी है। सरकारी निर्ख में नुमाया इजाफे के पेश नज़र न सिर्फ किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी रकबे पर गंदम काश्त की, बल्कि मिडल मैन को खातिर में न लाते हुए ख़रीदारी मराकज़ पर खुद जाकर अपनी गंदम फ़रोख्त भी की। हुकूमती हिदायत की रोशनी में ज़रूरी साइंसदानों ने गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के नए बीज मुतारिफ कराए। किसानों ने ये बीज उगाकर और सरकारी निर्ख में इजाफे का फ़ायदा उठाकर फ़ी एकड़ 15 से 20,000 रुपये की ज़ायद आमदनी हासिल की है। रवां सीजन में सिर्फ पंजाब में पैदा होने वाली गंदम का हुजम 2 करोड़ 9 लाख मैट्रिक टन है। ये हुजम सरकारी हदफ से न सिर्फ 5 लाख टन ज़्यादा है, बल्कि सूबे की तारीख में पहली बार पैदावारी फिगर रिकॉर्ड सतह तक पहुंचा है। अब मज़ीद आने वाले वक्तों में हालात बेहतर होंगे और इससे काश्तकार खुशहाल होगा। हमने बीज के सिस्टम को सही करने के लिए पहला काम तो ये किया है कि अब ब्रीडर्स को रॉयल्टी मिलेगी। बर वक्त पानी मुहैया करने के लिए हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो हैं वो सब्सिडाइज रेट पे काश्तकारों को दे रहे हैं। पंजाब में कायम खरीदारी मराकज़ पर किसानों को बारदाने की तकसीम का अमल पूरा करने के बाद सरकारी निर्खों पर गंदम खरीदारी का तकरीबन 85% हदफ मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरी जानिब सूबे भर में 75% या 42 लाख किसानों का डाटा तैयार करके उन्हें रजिस्टर्ड किया गया है, जिनमें से तकरीबन 50% या 20 लाख किसान डिजिटल सब्सिडी निज़ाम की सहूलियात इस्तेमाल कर चुके हैं। ज़रूरी इस्लाहात के अहम मरहले में सूबे की तमाम ज़रूरी अराज़ी की दस्तावेज़ात और मालूमात पहले ही कंप्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। हुकूमत ने बीज सेक्टर, डिजिटल सब्सिडी, पानी के वाफिर और मौसर इस्तेमाल, किसान कार्ड्स और काश्तकारों को बिलासूद कर्जों की फ्राहमी और एक्सटेंशन सर्विसेज की तंजीम नौ के कई इस्लाहात भी मुतारिफ कर रखी हैं। गवर्नमेंट ने काफ़ी हमारे ज़िम्मेदार को जो है वो प्रोफाइल किया है। इस वक्त जो है मक्की का बहुत अच्छा रेट है। सीड अगर अच्छा होगा तो फिर काटन अच्छी हो जाएगी। पेस्टिसाइड जो है उसके ऊपर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए। खादों में और बीजों में भी हमें थोड़ा डिस्काउंट दिया गया है, तो इस बार जो 1800 रेट दिया गया, इससे किसान में काफ़ी जो है ना खुशहाली आई है। तारीख में ये भी पहली बार हुआ है कि गन्ने के काश्तकारों को फी मन 260 रुपए की अदायगी का अमल यकीनी बनाया गया। इस हुकूमती इकदाम से किसानों के वक्त और वसाइल की बेपनाह बचत मुमकिन हुई है। कपास के ज़ेरे काश्त रकबे में बतदरीज कमी के बावजूद वाइट गोल्ड के निर्ख 4 से 6,000 रुपये तक पहुँचाने के इकदाम से भी किसान को बराह रास्त फ़ायदा हुआ है। ज़रूरी शोबे में इनकलाबी इस्लाहात के इकदाम के समरात सामने आना शुरू हो गए हैं। ज़रूरी शोबे की तरक्की के 3 बड़े फ़ायदे हैं। आम काश्तकार की आमदनी में इजाफा हो रहा है, मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन है और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का अमल यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। सहाफ़त का नाज़रीन काम है कि आप तक सच को लेकर आएँ और ख़ास तौर पे अगर ताकतवर तबका कोई गलती करे तो उसकी निशानदेही करे, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो कहीं हमारे मुल्क में रिपोर्टिंग करते हुए दब जाती है। एग्रीकल्चर के अंदर अगर कोई काम हो रहा है तो उसको दिखाना क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं है? इस वक्त ये भी बात शायद दिलाने की ज़रूरत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जब वो किसान कार्ड को लॉन्च कर रहे थे, उसकी तकरीब से खिताब कर रहे थे, उन्होंने ख़ास तौर पे ये बात की कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान के अंदर उसका एक रेवोल्यूशन वो लाने वाले हैं और उसके अंदर वो ख़ास तौर पे ख़ुद तवज्जो दे रहे हैं। आपने फिर वो मनाजिर भी देखे जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद किसानों के साथ एक फील्ड में बैठे हैं और बात कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप तक लाना हम लोगों का फ़र्ज़ है। मैं बात को आगे लेके चलूँगा, चीमा साहब से बात करूँगा। चीमा साहब,
एक मामला जो आज तक कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं हो सका, वो है कॉरपोरेट फार्मिंग। और ये देखा गया है कि पाकिस्तान में गो के एग्रीकल्चर जो इकानमी है वो प्राइमरीली सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है, लेकिन वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिससे लोगों को तनख्वाहें बहुत कम मिलती हैं, उनके लाइफस्टाइल बहुत नीचे होता है। तो क्या इसके ऊपर भी थोड़ा सा कोई काम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैकेनाइजेशन पे तो काम हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और जो हमारा मॉडल बनता है फार्मिंग का या एग्रीकल्चर का, वो बनेगा मॉडल जो चाइना का मॉडल है, जो मिस्र का मॉडल है, जो तुर्की का मॉडल है, कि जिसमें आप कह लें कि छोटा फार्मर और छोटे फार्मर को आपने ज़रात से निकालना नहीं है, उसे आपने प्रॉस्पर करना है, वो ज़रात में रहे, वो 22 करोड़ लोगों को फीड करे, वो देहात में रहे, वो शहर में शिफ्ट ना हो। वो शहर में शिफ्ट होता है तो आपके शहर बस्ट हो जाएंगे। सो आपने उसको वहाँ पे रखना है, वहाँ पे आपने इंटेंसिव एग्रीकल्चर करनी है, जिसमें आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हमारा जो डिज़ाइन इस वक्त चल रहा है ज़रात का, वो अपोजिट चल रहा है। हमारा अमेरिका और ब्राज़ील और अर्जेंटीना वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला डिज़ाइन चल रहा है, जहाँ ज़मीनें ज़्यादा हैं और बंदे थोड़े हैं। हमारा डिज़ाइन चलना होना एग्रीकल्चर का जो वज़ीर आज़म का विजन है और जिसके मुताबिक काम हो रहा है, जो ट्रांसफार्मेशन प्लान जो बेसिकली जिसका कन्वीनर में है, ट्रांसफार्मेशन प्लान जो वज़ीर आज़म का, वो ये है कि आपने लेबर मतलब किसान पूरा साल 365 दिन अपने खेत में काम करे, वो अपनी गाय को चारा दे, वहाँ पे आप कह लें कि वो दूध ज़्यादा दे, वो अपने बाग वहाँ पाले, वहाँ सब्जियाँ उगाए, उनकी आगे वैल्यू एडिशन करे, उनकी आप कह लें फूड प्रोसेसिंग करे, वो क्रॉप्स ऐसी उगाए जहाँ पे आप कह लें पैदावार जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है। फिर आप कह लें वो अपने बॉर्डर, वो अपने मतलब रास्ते, वो अपना डेरा, वो अपने खाले, कोई जगह कोई इंच ज़मीन का खाली ना होने दे, रहने दे, कोई कतरा ज़मीन पानी का ज़ाया ना होने दे। और उससे जब वो खुद, उसकी वाइफ, उसके बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, बुजुर्ग काम करते हैं, रिटायर्ड लोग वहाँ काम करते हैं, तो ये पूरे मुआशरे में एक बहुत बड़ी खुशहाली आने जा रही है। लिहाजा आप थोड़ा सा इसको, दूसरा ये कि ये बातें होंगी मुस्तकबिल के हवाले से, माजी के हवाले से देखें तो बड़ा ज़रूरी है प्राइज करना कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में परफॉर्मेंस क्या है। आप थोड़ा सा देखें, 3 बड़ी फसलें आप कह लें, मेज़, राइस और गंदम, तीनों की जो पैदावार पीपल्स पार्टी के दौर में 5 लाख टन कम हुई है। मजमूई तौर पर ग्रेन की पैदावार 5 सालों में हमारी 5 लाख टन कम हुई। मुस्लिम लीग नून का दौरा है 5 साल दौर, तो उन्होंने 45 लाख टन पैदावार बढ़ाई 5 सालों में। हमारा दौरा है, हमने 2 सालों में 50 लाख टन पैदावार हमारी बढ़ी है। वीट, राइस और मेज़, ग्रेन की 50 लाख टन 2 सालों में हमने पैदावार बढ़ाई। हमने इसी तरह हमारी जो रफ्तार, पैदावार बढ़ने की रफ्तार है, वो बाकी तमाम क्रॉप्स में ज़्यादा है। ये हमारी माजी की परफॉर्मेंस है। आगे जो है, आगे जो स्पीड है, ये बहुत बड़ी होने जा रही है। और इसमें आप कह लें कि जो इसमें एक चीज़ और देखें कि ये कोई फ्लूक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, कोई तुक्का लग गया है। बेसिकली जो पीपल्स पार्टी के दौर में किसान को कर्जा दिया जा रहा, 336 अरब रुपया था किसान को जो दिया जा रहा था। मुस्लिम लीग नून के दौर में वो 922 अरब रुपया हो गया। इस साल जो हम कर्जा दे रहे हैं किसान को, 1500 अरब रुपया कर्जा दे रहे हैं। फिर इस कर्जे को, जो 1500 अरब का इस साल का टारगेट है, आगे हम कानून स्टेट बैंक के साथ मिलकर कानून साजी कर रहे हैं कि हम इसको डबल करें, यानी हमको इसको ले जाए कोई 2700-2800 अरब रुपए पे। फिर एक बात, बड़ा पुराना, बड़ा लॉन्ग अवेटेड एक इशू है, लॉन्ग अवेटेड एक डिमांड है कि जी मिडल मैन का रोल काम किया जाए, वहाँ पे इस्तेसाल होता है, किसान के घर में पैसे नहीं जाते। जिस तरह बात हो रही, 260 रुपए इस साल किसान के घर गए हैं गन्ने के, फिर इस साल गंदम का 1800 रुपए पूरा उसके घर गया है। अब अगली बात हम ये कर रहे हैं कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी, और हम हर चौक में, हर जहां किसान के 3 सड़कें, 2 सड़कें, 4 सड़कें आके इकट्ठी होती हैं, वहां पे स्टोर पूरे मुल्क में बनाने जा रहे हैं। स्टोरेज, वो जो स्टोर बनेगा वो एक प्राइवेट कंपनी का होगा, वो किसान की फसल को वहां रखने का पाबंद होगा। वो जब वहाँ वो अपनी आके फसल अपनी वो ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग पीरियड उसे बेचने की जरूरत नहीं है। पिछले कई साल का डाटा देखें तो हार्वेस्टिंग के दौरान, कटाई के दौरान चीज़ों की पैदावार 15 से 20% कम होती है, 2 महीने बाद 15-20% महंगी हो जाती है। वो मकई हो, वो राइस हो, वो गंदम हो, वो कोई भी फसल हो। लिहाजा यहाँ पे ये किया जा रहा है कि वो जब आगे फसल वहाँ रखेगा तो उसको रसीद मिल जाएगी, उस रसीद पे जाके बैंक से कर्जा ले लेगा, और उसे कोई किसी से पैसे लेने की जरूरत
ज़रूरत नहीं है, और उसे मंडी जाने की, उसे किसी आड़ती के पास, मिडलमैन के पास, कमीशन एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कह लें कि एक बन जाएगा, एक नया सिस्टम बन जाएगा जहाँ वो आप कह लें सब्जियाँ, दूसरी चीज़ें भी बेचे, और इकनॉमिक एक्टिविटी को हम अड्डे पे लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ का नौजवान शहर में शिफ्ट ना हो, वहाँ उसको लिए इकनॉमिक एक्टिविटी मिले। आप कह लें कि ये बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत बड़ा प्लान जो है कि पूरे लाइफस्टाइल सेक्टर की रिवाइवल है। एक जो खासतौर पे आपने, अच्छा फिर एक चीज और देखना जरा सर, बिल्कुल सही है, एक मिनट जरा देखना कि इस वक्त चीमा साहब मुझे ब्रेक लेनी है। इस वक्त जब पीपल्स पार्टी के दौर में जो एक्सपोर्ट थी फ्रूट्स की, ये 12 अरब रुपए की थी, और मुस्लिम लीग ना 45 अरब की थी, और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के दौर में कम होकर 43 अरब रह गई। हमारे 2 साल में आने से आज जो फ्रूट्स की एक्सपोर्ट है 70 अरब हुई है। राइट सर, ये बड़ी खुशाइंद बात है। आपने खासतौर पे मिडल मैन की भी बात की, उसके ऊपर भी मजीद डिस्कशन करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। ख़वातीन हज़रात जाइएगा नहीं, जैसे ही हम ब्रेक से आते हैं बात को यहीं से जोड़ेंगे। टेक अ ब्रेक। कोरोना से बचाव की तदबीर, न सियाहत न तफरी, इसलिए 8 से 16 मई आए, ईद मनाएं नए अंदाज से। मैचिंग मास्क पहने, नमाज ईद की अदायगी खुले मैदान में, सफबंदी और ईद मुबारक फासले के साथ। रिश्तेदारों से वीडियो चैट पर मिलें, अपने टीवी लाउंज को सिनेमा बनाएं, घर की छत पर पिकनिक मनाएं, ईद की छुट्टियां घर पर, सबके लिए बेहतर। हुकूमत पाकिस्तान। ये कौन थी? रिश्ते के लिए आई थी, अब ये बड़ी हो रही है, इसकी शादी की फिक्र करें। हमारी बेटी की शादी तब होगी जब ये मुकम्मल समझदार हो जाएगी, ताकि अपना और अपने आने वाली नस्ल का सही फैसला ले सके। और जो जल्दबाजी हमारे साथ की गई, हम अपनी बेटी के साथ हरगिज नहीं होने देंगे। याद रखें, शादी के वक्त बच्चियां सेहतमंद समझदार होंगी तो कुंबा साजी के हर फैसले के लिए तैयार होंगी। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वेलकम बैक। बिफोर गोइंग टू द ब्रेक हम बात सुन रहे थे जमशेद इकबाल चीमा साहब की। अब चलते हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सलहरी साहब के पास। डॉक्टर साहब, दो बातें ख़ास तौर पे फ्लैग हुई हैं अभी डिस्कशन में।
एक तो मिडल मैन का रोल ख़त्म करने की कोशिश, जो कि बहरहाल हमें पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान भी किसान को अक्सर हो जाता था, लेकिन उसकी एक फ्लिप साइड भी है। इंडिया के अंदर ये कोशिश की गई कि मिडल मैन को ख़त्म कर दिया जाए। एक तो मिडल मैन का काम बैंकिंग, फैमिली सपोर्ट और पता नहीं क्या कुछ बनता है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन भी है। इंडिया के अंदर ये मामला अभी तक बैकफायर किए हुए है। इज देयर अ चांस कि पाकिस्तान में इस तरह से ना हो और हम मिडल मैन को आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट कर दें और कोई ऐसा सिस्टम, जैसे चीमा साहब कह रहे थे कि हमारे मुल्क के अंदर फिर ये मसला ना रहे कि किसान को उसकी उजरत जो है वो ना मिले? देखिए फर्क जैसे इंडिया से हमें कोविड की थर्ड वेव से बचने के लेसन जो है वो लर्न करने हैं उनकी गलतियों को देखते हुए, इसी तरीके से ये एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन में भी उनकी गलतियों को देखना पड़ेगा। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये है कि जब आप एक ट्रांजिशन करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम से, जिसमें कि आपने वजह फरमाया कि मिडिल मैन यार्ड की जो है वो किसान का बैंक भी है, उसको कोलेटरल के बगैर कर्जा दे रहे हैं, वो उसका इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी है, खड़ी फसल जो है उसको खरीद लेता है, सारा रिस्क अपने जुम्मे ले लेता है, वो उसकी ग्रेडिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, सारा कुछ करता है। तो अब वो जो ट्रांजिशन थी उसकी कीमत किसी ना किसी को अदा करनी है। अगर तो वो जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन है वो फार्मर को करनी पड़ गई तो फिर वही हाल होगा जो कि इंडिया में हुआ है। लेकिन अगर इसको एक वेल प्लान तरीके से किया जाए, दो तरह से इसका हो सकता है। एक तो ये है कि मिडिल मैन के रोल को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हुए उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उस पर अपर कैप लगा दी जाए ताकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन का हिस्सा है वो रुक सके। और दूसरा वो फंक्शन जो कि मिडिल मैन प्रोवाइड कर रहा है वो ग्रेजुअली अगर हुकूमत अपने जिम्मे ले रही हो, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही हो, वो फेडरल गवर्नमेंट ले रही हो, तो फिर किसान जो है वो कभी भी उस तरह से एहतजाज नहीं करेगा मिडिल मैन के इंस्टीट्यूशन को खत्म होने से, जैसा कि इंडिया में होते हुए हमने देखा। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं कि या तो हुकूमत पाकिस्तान में उसमें रोल अदा करे उसकी जगह पे, या फिर कोई और इदारा हो, लेकिन क्या ये जो बांग्लादेश में दीगर ममालिक में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि किसान खुद इकट्ठे होकर अपनी एक यूनियन टाइप बना लें और फिर वो रिप्रेजेंट कर सके उस इलाके की, क्या ऐसा भी कोई फार्मूला हो सकता है हमारे यहाँ? पर उसमें आपको अगेन इंडिया का अगर मॉडल देखें तो वहाँ पे 7 हद के बाद जमीन की तकसीम जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वही मॉडल है जो कि बहुत से ममालिक में है, जिसमें जो एक अगर किसी खास हद से नीचे जब जाती है ओनरशिप तो बहन भाई मिलके वो या तो उसको किसी एक भाई को या किसी एक बहन को कोई साथ दे के उसको पैसे दे देते हैं, या वो उनको प्रोड्यूस में से शेयर दे रहा होता है। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए थोड़ा सा हमें रीथिंक करना होगा। जो 80 की दहाई में हमारे यहाँ कोऑपरेटिव पे जो स्कैंडल्स आए थे बहुत ज्यादा, उसकी वजह से एक टैबू बन गया कोऑपरेटिव, लफ्ज कोऑपरेटिव फार्मिंग और एग्रीकल्चर कम्युनिटी में। तो एक तो हमें ओनरशिप जो है उसकी तरफ देखना है कि जो तकसीम है उसके सिलसिले को किस तरह रोका जाए, और दूसरा हमें कोऑपरेटिव की जो पॉजिटिव साइड है उसको उजागर करना होगा, उसके स्टिग्मा और टैबू जो है उससे हटाना होगा। बिल्कुल सही, और इसके अंदर एजुकेट करना भी किसान को बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अजीम साहब, आई एम टोल्ड दैट वी आर एक्चुअली टर्निंग क्लोज टू द एंड ऑफ प्रोग्राम, तो मैं आपसे कहूँगा कि जो अभी तक डिस्कशन हो चुका है उसमें कंट्रीब्यूट भी कीजिए और साथ साथ कंक्लूजन भी दीजिए। ख़ासतौर पे ये जो अवेयरनेस बढ़ाने का मामला है उसके अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है रियासत को? बिल्कुल, ये जितनी बातें शेख इकबाल चीमा साहब ने की हैं और अब्बास ज़ाहिरी साहब ने की हैं, ये एक डायरेक्शन जो है ये जरूर मदद करती है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें इन तमाम चीज़ों का बड़ा एक अमल दखल है। अगर पानी जो है वो बेहतर तौर पर यूज होगा और उसकी जो किसान तक रसाई है वो बेहतर होगी तो डेफिनेटली उसका असर जो प्रोडक्टिविटी भी होगा। और अगर ये वेयर आउट मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्लूसिव है कि किसी को शायद उसकी जरूरत से आया जाएगा, ये तो इंटरनेशनल कैसे होगी फार्मर के पास। अगर वेयर हाउसिंग उसके पास है और वो अपनी प्रोड्यूस है वो वेयर उसके लिए सेल करना चाहता है, उसके पास रिसीट होगी, तो ये अल्टरनेटिव के ऊपर काम होगा। तीसरा जो हमारे पास आपने सही कहा है कि जो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जरा डिफरेंट है। इंडिया में कोऑपरेटिव के नाम पे है
हमारे यहाँ ये रूरल प्रोग्राम के नाम पे, राइट, और ये तमाम सूबों के अपने अपने प्रोग्राम है, और नेशनल रूरल प्रोग्राम वो नेशनल लेवल पे ये काम कर रहा है। राइट, कम्युनिटीज ऑलरेडी ऑर्गेनाइज फोरम जिसमें के प्लान में ये भी शामिल है। राइट, जो वैल्यू जमशेद की मतलब बात की वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर की, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन की और रूरल मार्केट्स की, और एक और कॉन्सेप्ट इस वक्त कोविड के हवाले से बहुत ज्यादा रवाज पा गया जिससे बहुत सारे मुल्कों ने बड़ा फायदा उठाया है, वो सर है इसका डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, ऑनलाइन मार्केटिंग। ओके, और इसका जो चाइना में बहुत कामयाब मॉडल है वो ई कॉमर्स का है। राइट, हमारे लिए ये राइट एंड रेडी मॉडल है। इस वक्त कोविड और नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, कंज्यूमर को क्लोज कर सकते हैं नए चांसेस। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। और ये जो आपके प्रपोजल्स हैं इनको मैं कंक्लूजन के तौर पे भी लूंगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताया जा रहा है कि बस बहुत थोड़ा टाइम रहता है हमारे पास, तो चीमा साहब इफ़ यू वांट टू कंक्लूड सर प्लीज़ गो अहेड, वेरी क्विकली कंक्लूड कर दीजिएगा अपनी बात को। जी मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि हम दो जगह पे मुतबादल सिस्टम ला रहे हैं। एक आप कह लें कि ये जो वेयर हाउसेज वाला ये आप कह लें कंपटीशन क्रिएट करेगा, वो आप मिडलमैन ख़त्म नहीं होगा, उसका भी रोल रहेगा, लेकिन ये कंपटीशन ख़त्म होगा तो एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। और मुतबादल सिस्टम है। दूसरा जो आप कह लें ये सर्विसेज हैं, एक्सटेंशन सर्विसेज, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी सर्विसेज आ रही है और गवर्नमेंट का सर्विसेज का स्ट्रेंथ जो आप कह लें एक्सटेंशन सर्विसेज, उनको हम फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, लाइफ स्टॉक में भी और एग्रीकल्चर में भी। उनका जो बाज़ लोग समझते हैं कि शायद ये जा रही हैं कहीं या इनको फारग किया जा रहा है, ये प्राइवेटाइज किया जा रहा है, नॉट एट ऑल। एक नई सर्विसेज लाई जा रही है जो आपके लिए कम्पीट भी करेगी, नए तकाज़ों से बिल्कुल सही है, होगी, नए तकाज़े जो पूरे करेगी, राइट। चीमा साहब सर्विसेज को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे। ये दोनों बड़ी अच्छी खबरें हैं। मुझे बताया जा रहा है कि हमारा बिल्कुल टाइम ख़त्म हो गया। चीमा साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, SAPM on food security, thank you very much sir for being part of the program. डॉक्टर मोहम्मद अजीम खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ डिस्कशन में शामिल होने के लिए, और आबिद कयूम सलहरी साहब स्पेशल थैंक यू, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे पार्टिसिपेट किया, थैंक यू वेरी मच ऑल। ख़वातीन व हज़रात, आपने बातें सुनी हमारे पार्टिसिपेंट्स की। इम्पॉर्टेंट बात यह है इस वक्त कि ज़राअत का शोबा माजी में उसको लिप सर्विस बहुत दी गई है, लेकिन अब वाकई कुछ करने की कोशिश की जा रही है, और ये मामला कि किसी तरह से ये इतनी उसकी ग्रोथ हो जाए कि 19-20% से कहीं ज़्यादा GDP को कंट्रीब्यूट कर सके, ये बड़ी खुशाइंद बात होगी। उसकी वजह यह है कि आजकल सारी दुनिया में इन गल्ले की और ज़राअत की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है। उसके लिए काम करना ज़रूरी है, और आपका मेरा ये काम है कि इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करें। और साथ ये बात सही है कि आजकल तो ऐप्स का दौर है, 3G 4G 5G का दौर है, तो बहुत कुछ एडवांस हम कर सकते हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।